नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार। आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आज सभी के लिए मैं आज मैथ की प्रैक्टिस क्लास की 9वीं क्लास लेके आया हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपको मिलवाता चलूँगा। और जो 10th नंबर की क्लास आने वाली है हमारी, उस क्लास के अंदर जो अभी रेलवे एनटीपीसी का 4 और 6 पेज का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस, जिसमें मैथ के क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूँ और वो आपको करवाऊँगा। देखना, बड़े आसान से पिद्दी से क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ज़रूर। अपने दोस्तों को बुला के लेके आना इस क्लास में। बेहतरीन क्वेश्चनों से आपको वाकिफ़ करवाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं तो आज की क्लास। और आज थोड़ा पेन जो है वो अटक रहा है, बिकॉज़ आज वाईफाई है वो स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब कि पेन भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्लास करूँगा क्योंकि 1 घंटा हो गया मुझे। मैं बाट देखते देखते भाई पार नहीं पड़ रही है, 11 बज चुके हैं रात के। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप सुबह क्लास देखने वाले हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर ये 23 है ना 33 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, दो वर्गों के बीच की जो अंतर होता है वो होता है n, ठीक है। वर्गों के बीच का अंतर क्या है? n, मतलब 33 दे रखा है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है n+1/2 और छोटी संख्या होती है n-1/2, ठीक है। ये होती है, इसमें रख लेंगे हम, आंसर निकल जाएगा। जैसे n की जगह 33 रख लेंगे तो 33 और 1 34, 34/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। और 33 में से 1 गया, कितना बचा? 32, 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मतलब 17 की स्क्वायर और 16 की स्क्वायर करेंगे ना तो बीच में 33 ही बचेगा। जैसे हम करके दिखा देते हैं एक बार। 17 की स्क्वायर कितना होता है? 17 की होता है 289, 289 और 16 के होते हैं 256, ठीक है। 289 में 256 गए तो 233 बचता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे भाई सुमित मुझे तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, ना याद आ रहा है मेरे। तो अब क्या करना है आपको? अब सीधे उठा के देखना है, ठीक है। अब सीधे उठा के देखना है और सीधे ही कर देना है, ठीक है। देखो, 16 की स्क्वायर कितनी होती है? 256 होती है, ठीक है। 16 की स्क्वायर कितनी होती है? 256 होती है। और 15 की होती है 225। 256 में से 225 गए तो 1 और 3 31 बचते हैं। मतलब ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया, ये तो आंसर है ही इस क्वेश्चन का। ये भी गलत हो जाएगा, पक्की बात है, ये भी गलत हो जाएगा। 33 नहीं आएगा इनका बीच का अंतर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 33 है, मतलब इनकी स्क्वायर करनी है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है। वर्ग मतलब इनका स्क्वायर करना है। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 33 बचता है। मतलब ये ही हमारा शॉर्टकट हो सकता है, चाहो तो आप ये आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बकवास चीज़ें ये ना याद रखोगे तो भी पार पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्तक 1248 है। तो एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बड़े ही समझदार और होनहार बच्चे हो, जबकि आपको ये लाइन पक्का याद होगी। LCM इंटू HCF बराबर किसके होता है? पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। ये आप सभी को याद होगा, ठीक है। नहीं है तो याद कर लो क्योंकि बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो देखिए, लघुत्तम बोल रहा है कितना है? लघुत्तम बोल रहा है कि 1248 है। 1248 इंटू में HCF मतलब महत्तम बोल रहा है 8, ठीक है। बोल रहा है कि पहली संख्या है 96, इधर पहली संख्या 96, दूसरी संख्या क्या है? इसकी जगह लिख लेते हैं हम X, ठीक है। अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं और बात मैं अपने आप को समझा देता हूँ। ओए भाई कहाँ भग रहा है तू? देखिए, और बात मैं आपको समझा देता हूँ। मैं ये जो 96 है इसको मैं उठा के लिया जाता हूँ कहाँ? इसके नीचे, ठीक है। और 96 को किसके नीचे लिया है? मैं इसके नीचे उठा के लिया है, ठीक है। मैंने पेन लेना भूल गया। 96 को इसके पूरे के नीचे उठा के लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काट देते हैं। 8 के पहाड़े में 96 कट जाएगा ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 8 96, 12 पे कट गया ना पूरा पूरा, ठीक है। अब 12 किससे कट जाएगा? इससे कट जाएगा।
12 कम 12, 0 12 चौक 48, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 104। भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इस तरफ का सारा कट गया, एक्स बचा ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 104, मतलब 104 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दूसरा जो है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 104, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक निकालना है इसका, ठीक है। महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं, देखो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF। HCF देखो जब बटे वाली संख्या होती है ना, तो ऊपर वाले का HCF निकालना होता है, नीचे वाले का निकालना होता है LCM। देखो शॉर्टकट बताता हूँ, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, HCF निकालने। HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो इस 2 को 4 को और 8 को सबको काट देगी, ठीक है। मतलब हमारे पास संख्या है 2 बटे कितनी है, 2/3, ठीक है, 2/3 है, 4/9 है, और तीसरी संख्या है 8/27, ठीक है। तो इन उपले उपले का HCF कितना होगा 2, ठीक है। HCF कितना होता है 2, और नीचे वालों को क्या निकालना होता है LCM। तो नीचे वालों का LCM कितना आएगा, बस सबसे बड़ी संख्या, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो इससे भी इससे भी कट जाएगी। तो 27 है जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, ठीक है। तो 2/27 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। छोटी सी बात होती है, महत्तम समापवर्तक का मतलब है ऊपर वाले का महत्तम निकालना है, निचले वाले का लघुत्तम निकालना है। यहाँ लघुत्तम लिख रखा होता है तो ऊपर वालों को लघुत्तम निकालता, नीचे वालों को महत्तम निकालता, ठीक है भाई। इतनी सी बात समझ में आ गई, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करनी है आपको। मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का क्या बोल रहा है, मशीन का क्रय नहीं है यार, मूल्य है, ठीक है, सॉरी। मशीन का मूल्य वार्षिक रूप से 8% कम हो जाता है, ठीक है। 8% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि मशीनरी 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी तो उसका परिणाम उसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखो इसका मैं डिज़ाइन है वो बना के दिखा देता हूँ आपको, बाकी काटा पेटी में जितना भी टाइम लगता है वो बकवास चीज़ें होती है, ठीक है। मान लो इसका क्रय मूल्य था x, ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना था x, ठीक है। बोल रहा है कि 8% की कमी हुई है हर साल, तो 8% की कमी हुई है मतलब कि 92/100, ठीक है। फिर से 8% कमी हुई क्योंकि दो वर्ष पहले की बात है, तो 92/100, ठीक है। अब कितना हो गया ये, अब हो गया है 1,5,6,5,8,4, ठीक है, मतलब कि 1,56,584 हो गया है, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है। 1,56,584 इंटू में 100 इंटू में 100 और बटे में 92 इंटू में 92, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों 100 को इसके मल्टीप्लाई में लिया है मैं, और दोनों 92 को नीचे लिया है। जब इनको काटेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें काटने में जितना टाइम लगेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, काट लेना, ठीक है, अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिज़ाइन को मैं बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घरेलू रूप में यूज़ करता है, ठीक है, और 10% किराए पर देता है, 20% परिवहन में व्यय करता है। ये तो इसने कितना यूज़ कर लिया, 30 तो इसने कर लिया घरेलू खर्चों में, ठीक है, 10 कर लिया इसने किराए पर, ठीक है, और 20 कर लिया इसने परिवहन पर, ठीक है, व्यय कर लिया। अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 9600 रुपये बचते हैं। तो उसकी कुल आय कितनी है, देखो भाई इसने कितने रुपए खर्च कर लिए, इसने कर लिए 60 रुपये, 60 मतलब इसके पास 100 रुपये थे तो उसमें से 60 खर्च कर लिए, मतलब 100% से तो 60% इसने खर्च कर लिए। तो बचे कितने इसके पास, 40% बचे। 40% रुपये किसके बराबर है, 40% रुपये है 9600 के बराबर। तो 1% रुपये किसके बराबर आएगा भाई, 1% रुपये आएगा 9600 बटे में 40, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
एक जीरो, 240 पे कट गया, 1% का मतलब है 240, तो 100% का मतलब कितना आ जाएगा भाई, 240 के 2 जीरो और लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 24,000 रुपये की ये दिहाड़ी पर लग रहा है भाई साहब। दिहाड़ी नहीं, कोई सैलरी है ये, ठीक है, डी ग्रुप में है शायद ये। तो इस क्वेश्चन पे थे हम, ठीक है। ये वाईफाई बंद हो गया था अभी और फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, पीसी को बंद करके दोबारा ऑन किया है, अब आई थिंक सही चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, फिर मतलब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपये, ठीक है, और दुकानदार उस पर 12% की छूट देता है। 12% की छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है, ठीक है। फिर वह 32% का लाभ कमा लेता है, तो उसकी छूट की अनुमति ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बात पूछी गई है। मतलब कि एक है उसके पास सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी होता है, एक होता है एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचने वाला मूल्य। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसकी लागत मूल्य होता है, ठीक है। एक होता है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी, ठीक है। अब मान लो कि इसके पास सीपी है 100 रुपये, मतलब 100 की कोई चीज़ है, ठीक है, 100 की कोई चीज़ है, बोल रहा है कि 32% का लाभ हुआ है, मतलब कि वो 132 की बिकनी चाहिए, तभी तो 32% का लाभ होगा, ठीक है, 132 की बिकनी चाहिए। अब इतनी बात समझ में आ चुकी। अब बोल रहा है कि 12% की हमें छूट भी चाहिए, हमें क्या कह रहा है, 12% की छूट चाहिए, एमआरपी पर 12% की छूट चाहिए। एमआरपी हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास एक्स है एमआरपी, इस पर छूट कितने की देनी है, 12%, मतलब कि 88/100, ठीक है, 12% की छूट होगी। और ये कितना रुपये आना चाहिए, 132 आना चाहिए, ठीक है, 132 आना चाहिए। देखो भाई एक्स यहीं की यहीं रख लेते हैं, बाकी बचा वो 132 के साथ में फेंक देते हैं, ठीक है, इंटू में 100, ठीक है, और बटे में 88। इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा भाई ये कट जाएगा 11, 11 8 88, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर कट जाएगा 4 पे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर कट जाएगा ये 50 पे, और 50 तिया कितना हो जाएगा, 150। मतलब कि x का जो मान है वो कितना आया, x का जो मान है वो आया 150, ठीक है, x का मान कितना आ गया, 150। मतलब कि कॉस्ट प्राइस इसका 100 था और एमआरपी कितना है, 150 है। 150 पे हमने कितने रुपए की छूट दी है, 150 पे हमने कितने रुपए की छूट दी है, 12% की छूट दी है, ठीक है। 150 पे हमने कितने प्रतिशत की छूट दी है, 12% की छूट दी है, तो 132 की बिकी है, तभी इसको 32% का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि उसकी छूट की अनुमति ना दी जाए, मतलब एमआरपी 150 है और वो 150 पे बेचे, तो 100 रुपये की चीज़ 150 पे बिकेगी, तो कितना % का लाभ हो जाएगा। देखो भाई सीधा साफ दिख रहा है, 100 की चीज़ 150 पे जा रही है, 50% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे यार सुमित तुमने तो 1200 का यूज़ ही नहीं किया, तो इसमें यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप 1200 करके यूज़ करोगे ना तो फंसते चले जाओगे, ठीक है। ये करो 100 मानो, सीधे क्वेश्चन को सिमटा दो, बात खत्म, ठीक है। टाइप होती है अलग अलग टाइप के, अलग अलग से वो होते हैं डिज़ाइन, उनको समझना पड़ेगा। मैथ बड़ा आसान है, ज़्यादा हैवी चीज़ है नहीं, ठीक है। 1200 का यूज़ नहीं करेंगे हम, सीधा आंसर निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संतरे का विक्रय मूल्य, देखो 10 संतरे का विक्रय मूल्य कैसे लिखते हैं, 10 संतरे का, 10 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, एसपी, ठीक है। 10 का एसपी और 13 संतरे की क्रय मूल्य के बराबर है, 13 का सीपी, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। बीच में संतरा वंतरा डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 का एसपी बराबर किसके है, 13 के सीपी के बराबर है। ये बोल रहा है ना कि 10 का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरे के क्रय मूल्य है, ठीक है। तो लाभ बताइए। देखो जब ऐसा कुछ डिज़ाइन, आपको ऐसा डिज़ाइन पहले तो बनाना है, फिर उसको क्या करना है, उसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कैसे करना है, मतलब ये जो एसपी है ना वो तो बराबर के इस साइड होगा, ठीक है, और जो सीपी की वैल्यू है ना वो बराबर के क्या होगी, इस साइड होगी, इस साइड बराबर के इस साइड। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास कितना है 10, और एसपी कितना है हमारे पास 13। इतनी बात समझ में आ गई। बस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य इसका 10 है और बेचा गया मूल्य 13 रुपये है, तो फ़ायदा कितने रुपए का होया भाई,
₹3 का हुआ भाई, 10 की चीज़ 13 में बिकी, ₹3 का फायदा हुआ। और लाभ किस पे निकालते, क्रय मूल्य पर निकालते। क्रय मूल्य कितना है इसका, ₹10। इंटू में क्या कर देंगे 100, इसको इससे काटेंगे तो लाभ कितना आ जाएगा, 10 तिया 30। ठीक है, तो 30% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 30% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि ABC के निवेश के समय का अनुपात इतना है। ठीक है, मान लो भाई A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ चलते चलेंगे हम। इन्हें निवेश किया, निवेश का नी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, निवेश किया हमने, निवेश कितना किया, इसने 5 किया, इसने 8 किया, इसने 4 किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है हमें। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनकी धनराशि का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, समय का अनुपात तो इतना है। ओ ये समय है भाई, सॉरी, इसको समय लिखना चाहिए हमें। ये रबड़ कौन सा है, ये रबड़, समय, टाइम। ठीक है, ये टाइम है। और पेंसिल तो ले ले, ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम है। ये मान लो ये 5 महीने, ये 8 महीने, ये 2 महीने, ऐसे निवेश किया है। मतलब समय दिया है। राशि मतलब रुपए का लिख लेते हैं R। ठीक है, रुपए कितने कितने रुपए यूज किए इसने 8 रुपये दिए हैं, इसने 6 रुपये दिए हैं, इसने 3 रुपये दिए हैं। जो इनका लाभ होता है ना, जो इनका लाभ का अनुपात होता है वो इनके गुणा में आता है। मतलब कि 5 को 8 से गुणा करेंगे हम नीचे। मतलब एक कितना लाभ कमाएगा, मतलब 5 महीने तक इसने 8 रुपये लगाए हैं, 5 महीने तक 8 रुपये लगाए हैं, 8 5 40 का % आएगा इसका। ठीक है, इसने 8 महीनों के लिए 6 रुपये लगाए हैं, तो 8 छंग 48 का इसका % बनेगा। इसने 4 महीनों के लिए 3 रुपये लगाए तो 12। ठीक है, अब जो कटता है वो काट देते हैं, बाकी बचा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो किससे कट जाएगा, ये 4 से कटते दिख रहे हैं, तो 4 से कटेंगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो 10 12 3, 10 12 3 ये रहा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो लाभ का अनुपात जो होगा इनका ABC का 10 12 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं ये। बाकी बात करते हैं AB की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, A और B की आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात कितना है, जो खर्च है उनका वो है 3:5। ठीक है, उनमें प्रत्येक बंदा 2000 रुपये बचत करता है, तो A की आय कितनी है, देखो ये होता है अनुपात। ठीक है, ऊपर क्या है, आय है, आय मतलब इनकम। ठीक है, इनकम का लगा देते हैं AE। ठीक है, आय है इनकी 2 और 5 रुपये, और बचत। ठीक है, बचत को क्या बोलते हैं, बचत मतलब बचत, सेविंग, हाँ सेविंग। ठीक है, सेविंग है S लिख लेते हैं हम सेविंग के लिए, और बचत के लिए ना आय लिख लेते हैं E। ठीक है, देखो कमा 2 रुपये रहा है और बचा 3 रुपये रहा है। ठीक है, अब जब हम रुपए की बात करते हैं तो ऐसे समझ में आ रहा है ना लेकिन मैं पहले एक बात बता देता हूँ, ये जब 2-3 रुपए की बात करते हैं ना, तो ये जो अनुपात होता है ना, हम इसको फेर पलट भी कर सकते हैं। मतलब इसको पूरे सिनेरियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे सिनेरियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और हम इसको गुणा ही ना करें, ये 3 रहेगा, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, हम अनुपात को कुछ भी कर सकते हैं भाई। ऊपर वाली एक पट्टी है ना, इसको हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं, इसको भी किसी से गुणा कर सकते हैं। तो हमने इसको गुणा कर लिया 2 से, तो ये होगा 4 और ये होगा 6, ये हो गया 2 न 3 और ये होगा 5। इनके बीच का अंतर कितना, 1, इनके बीच का अंतर कितना, 1। अब क्या कह रहा है, अब सवाल में बोल रहा है प्रत्येक ने 2000 रुपये बचा है, मतलब कि इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 1 है, और एक की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 2000 रुपये के बराबर है। एक की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 2000 रुपये के बराबर है। हमारा सवाल सेट बैठ गया ना भाई। मान लो कि ये 4 कमा रहा है, ये 3 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2000 के बराबर। 1 की आय बतानी है, 1 की आय कितनी, 1 की आय 4 है। एक की वैल्यू 2000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 से गुणा करेंगे तो 8000 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 8000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया कुछ? ठीक है, देखो याद रखना, अनुपात को हम किसी से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस इतना देखना है कि यहाँ क्या बोला गया है। इसने बोला प्रत्येक ने 2000 बचाए, तब हमने देखा कि इनके बीच के दोनों के बीच का अंतर एक एक आ रहा है, नहीं तो हम और कुछ भी गुणा करते इसके साथ तो गड़बड़ आते। यहाँ देखो, यहाँ इनके बीच का अंतर 1 है, यहाँ इनके बीच का अंतर 2 है, और सेट भी नहीं बैठ रहा क्योंकि कमा 2 रहा है, खर्च 3 रहा है। तो ये तो आमदनी 98, खर्चा रुपया वाला सिस्टम हो गया। ऐसे थोड़ी ना, खर्च कमा ज़्यादा रहा है, खर्च कम कर रहा है, तो इसको उपले वाले को कुछ गुणा वुणा करके बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, ये अनुपात है, और अनुपात को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इतनी बात हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो जो ऊपर होता है उसके नीचे की वैल्यू उसी की होती है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। इसमें टेक दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर कैसे आ जाएगा भाई? ए बी सी 7 और 3 10 और 4 14, ऊपर आएगा 14, नीचे सी बराबर 7, 7 को 14 से काटेंगे 2, 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनको तीनों को जोड़ा, इनको तीनों को जोड़ा 14, और सी की वैल्यू कितनी है? 7, तो 14/7, 7 दूनी 14, ख़त्म। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है देखिएगा। सबसे पहले आराम आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आराम आराम से सोल्व। ठीक है, देखो ये है 13 की पावर 6। ठीक है, और भाग दे रखा है, भाग दे रखा है मतलब उसके बटे में जाएगा। ठीक है, बटे में जाएगा। ये दे रखा है 13 की कितनी दे रखी? 2/3। ठीक है, 2/3 इंटू में इंटू में दे रखी है 6 भाग में 2, 6 भाग में 2, 6/2। ठीक है, 6/2। ठीक है, 6/2, और फिर कर रखी है इस पूरे डिजाइन की स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। और पूछ रखा है कि 13 की ये क्या होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूरे, पहले इस सिस्टम को सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। ठीक है, नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो हमसे ये 2 से जाएगा 2 ख़त्म, और ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6, तो 13 की पावर कितनी आई? 2 आई। 13 की पावर कितनी आई? 2 आई। ठीक है, 13 की पावर 2 आई। और हाँ, नीचे वाले को हम पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 13 की पावर आई 2 आई, और फिर इसकी पावर और स्क्वायर है। तो देखो 13 की पावर 2 है और फिर इसकी 2 है, तो 13 की पावर कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। ठीक है, 13 की पावर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कितनी आ जाएगी? 13 की पावर 4। ठीक है, अब देखो ये सारा डिज़ाइन की पावर 4 हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये जो नीचे वाला पूरा सिस्टम था, इसको इसका वैल्यू निकल के कितनी आई? 13 की पावर 4। ऊपर है 13 की पावर 6। ठीक है, ऊपर है 13 की पावर 6, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर है 13 की पावर 6, तो यहाँ मैं इस सवाल को कर रहा हूँ। देखो ऊपर 13 की पावर 6 है, जब 13 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 13 की पावर, देखो 13 की पावर 6 और ये ऊपर जाएगा तो -4 कर देगा यहाँ पर जाके। ठीक है, -4 कर देगा, बराबर में 13 की, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बराबर की इस साइड में, ये देखो 13 की इस साइड में क्वेश्चन मार्क लगा, तो 13 की पावर 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 13 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन को अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो 13 की पावर बचेगा 2, और इस साइड बचेगा 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? नीचे बेस सेम है, तो ऊपर जो वैल्यू होती है वो उसके बराबर होती है। ठीक है, उसके वैल्यू जो है बराबर होती है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आराम आराम से एक एक स्टेप खोलना पड़ता है इसमें, और सवाल जल्दी हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यदि एक वस्तु की कीमत में 10% की गिरावट होती है ना, 20% की गिरावट होती है, तो मूल्य कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखो मुँह ज़बानी सोल्व होते हैं वैसे तो ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको सोल्व करने का सही मेथड बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि कीमत में वृद्धि हुई, गिरावट हुई है। ठीक है, और मूल्य कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में वृद्धि ज्ञात करनी है। देखो मान लो कि हमारे पास 100 रुपये की चीज़ है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, उसमें गिरावट हुई है, गिरावट हुई है 20% की। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा,
और 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80, मतलब कि 100 की चीज़ थी वो 80 की बन गई अब, ठीक है। अब बोल रहा है कि वापस से मूल्य कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब 80 में कितना वृद्धि करना पड़ेगा कि वापस 100 हो जाए। तो 80 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 100 हो जाए 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 80 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, 20 80 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो 20 चौका 80 और 4 25, ठीक है। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25% की। भाई 20 जोड़ना पड़ेगा, कितने पे जोड़ना पड़ेगा, 80 में जोड़ना पड़ेगा। नीचे 80 इंटू में 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25%, 25% इसका आंसर होगा। बाकी आपको वो याद है ना, ये भाई 1/2 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू, तो ऐसे समझ में आ जाएगा ना। तब आप मुंह ज़बानी निकालोगे 20% की गिरावट हुई है तो वापस से वो वैल्यू करने के लिए 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। या तो मान लो यहाँ 25% लिखा होता तो वापस से बढ़ोतरी करने के लिए कितनी प्रतिशत आती, 33 सही 1/3 की। क्यों गा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो ट्रिपल एट नहीं, वो जो सिनेरियो है वो याद है। जैसे 1 की वैल्यू होती है 100%, ठीक है। 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 50%, ठीक है। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ऐसे करके पूरा लाइन है ये, ठीक है। तो देखो इतनी हुई तो इससे ऊपर वाला होगा, ये लिख रखा है। इतनी कमी हुई वापस से ले जाना है तो ये लिखना पड़ेगा, इतनी कमी हुई वापस से ले जाना है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। गिरावट हुई, बढ़ोतरी होती तो उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मुँह ज़बानी हो जाती क्वेश्चन, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप सीख जाओगे। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, सॉल्व कर लेना, ठीक है इसको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है कि पुलिस बाइक और चोर की गति क्रम से 60 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिस ने 30 मिनट देरी से चोर का पीछा करना शुरू किया तो कितनी दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा। देखिए आप सभी को पता है कि पुलिस जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और चोर जो है वो कितने की रफ्तार से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन चोर आधे घंटे पहले चला था, मतलब कि चोर की स्पीड तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन आधे घंटे पहले चला है। तो चोर कितनी दूरी तय कर चुका, 5 किलोमीटर वो दूरी तय कर चुका, ठीक है। 5 किलोमीटर क्या करता चुका, वो दूरी तय कर चुका, ठीक है। 5 किलोमीटर वो दूरी तय कर चुका, ठीक है। अब 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुका, लेकिन अब आधे घंटे बाद अब पुलिस भागने शुरू करती है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी पुलिस की, बस 10 तो चोर भाग ही रहा है और वो 60 की स्पीड से भाग रही है पुलिस, तो 10 तो भाई आगे भागता ही रहेगा वो, ठीक है। तो टोटल जो स्पीड है पुलिस की उसकी तरफ पीछे भागने की वो कितनी आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। देखो ऊपर है दूरी, ठीक है, ऊपर है दूरी 5 किलोमीटर, भाई वो 5 किलोमीटर दूरी तो है ना चोर, और नीचे है दूरी बटे चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। आप सभी को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। आप सभी को पता है, ये मैं लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 घंटा, ठीक है। 1/10 घंटे में उसको पकड़ लेगा वो, ठीक है। 1/10 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में। अब इसको मिनटों में नहीं बदलेंगे, हमें से पूछा गया कितनी दूरी के बाद पकड़ा जाएगा। तो पुलिस की स्पीड कितनी है भाई, टोटल स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समय आया है, समय इंटू में चाल कर देते हैं क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखो भाई हमने समय निकाला, भाई इतने समय पकड़ लेगा। अब हमने पुलिस वाली स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, बात ख़त्म। 6 किलोमीटर बाद ही पकड़ा जाएगा चोर, ठीक है। चलिए बात करते हैं समय। चलो इस क्वेश्चन में एक बात पूछ लेते हैं, ये दूरी की जगह समय पूछ लेता तो समय कितना आता, 1/10। 1/10 को सोल्व करते, 1/10 को घंटे में बदलते। मान लो भाई 1/10 घंटा है, घंटे को मिनट में बदलते तो क्या आता है, 1/10 घंटे को, भाई 1/10 घंटे को मिनट में बदलता तो भी हम 60 ही क्या करते हैं, हम
इससे 60 ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 60 से ही गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको इससे काटते तो कितना आता, 6 मिनट आती, फिर ये 6 मिनट आती। देखो ये अलग चीज़ है, इसमें अलग बोला गया है मैंने, ये मिनट निकालिए, मतलब 6 मिनट आती। मतलब कि जब पुलिस शुरू करती ना भागना, तो 6 मिनट बाद ही पकड़ लेती उसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। 1/10 घंटा, ठीक है। 1/10 घंटे को मिनट में बदला तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 मिनट आती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ए और बी एक कार्य का ए और बी एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी है, वो एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ए प्लस बी जब किसी कार्य को करते हैं तो वो 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला है, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बात पूछी गई है। देखो इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 60। तो 15 चौकी कितना होता है, 60 और 20 दिया क्या होता है 60। इस साइड ली है वो है क्षमता, ठीक है। बी एक दिन में 3 काम करता है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 करते हैं। तो इसका 3 हो गया, तो एक जो है वो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। मतलब ए एक दिन में एक काम करता है। टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है 60, एक दिन में ए एक काम करता है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 दिन लगा देगा। एक दिन में एक काम करता है तो 60 दिन में ए उस काम को पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा है ना क्वेश्चन, समझ में आया आपको, नहीं आया, आया कैसा है बताना चैट बॉक्स में अभी, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताते रहा करो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। यदि 50 पुरुष एक निश्चित कार्य को 16 घंटे में कर देते हैं, तो मान लो भाई 50 मैन 16 घंटे में किसी कार्य को कर देते हैं। 16 घंटे में करते हुए 16 घंटे कार्य करते हुए 8 दिन में कर देते हैं, इंटू में 8, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा वो क्या होता है, कोई मैन हो, घंटे हो, डे हो, दिन हो, बटे में आएगा m1 इजिकल टू मैन घंटे दिन बटे m2 या W2, ठीक है। वर्क नीचे होता है W2, या फिर मनी भी नीचे ही आता है, ठीक है। W2 W1, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला होता है, जो जो बात लिखी है वो इस साइड लिख देते हो। 50 आदमी लिख दिया हमने, 16 घंटे 8 दिन, ठीक है। और वो किसी काम को करते हैं, मतलब एक काम को करते हैं, ठीक है। उसी कार्य के कितने भाग को देखिए, उसी कार्य के कितने भाग को बात पूछी गई, कितने भाग को 40 पुरुष 4 घंटे और 20 दिन में कर देंगे। कितने भाग को, मतलब नीचे आ गया x, ठीक है। अब जो x की वैल्यू निकालनी है, जो बाकी बचा वो हम उल्टा पुल्टा फेंक देंगे, ठीक है। तो x को हम भेज देते हैं ऊपर और बाकी सारे को नीचे ले आते हैं। तो x इजिकल टू 40 इंटू 4 इंटू 20 और बटे ये जो सारा का सारा डिजाइन है 50 इंटू m को ख़त्म कर देते हैं, m की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड mm है, कट जाएगा, ठीक है। 16 इंटू में 8, जो कटता है वो काट देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 दूनी 8 कट गया, ये कट जाएगा 10 पे, और 1 0 से 1 0 ख़त्म, ठीक है। और 5 8 40 और 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2, ठीक है। पूरा हमने सिस्टम काट दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई, सारी चीज़ लिख ली, इसके बटे में 1 लिख लिया, सारी चीज़ लिखी, इसके बटे में बोल रहा है कितना भाग, मतलब काम का कितना भाग, तो इसकी जगह हमने लिख लिया x, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए x को इस साइड भेज दिया और सारे सिनेरियो को इसके नीचे फेंक दिया, और जो काटा पेटी है वो तो कर ही लोगे आप, ठीक है। बहुत समझदार बच्चे हो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 60 कोस 45 कोस 60 साइन 45, ये क्वेश्चन बोल रहा है। मैं आपके लिए जो इनकी वैल्यू है वो भी लेके आया हूँ आज, ठीक है। इनको नोट कर लो आप, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे याद है, बाकी मैं आपको
दिखाने के लिए लेके आया हूँ, याद रहे जैसे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ना हिलाते हुए, ठीक है। देखिए साइन चार्ट की वैल्यू, साइन चार्ट की वैल्यू यहाँ देखेंगे √3/2 है हमारी, √3/2 है इनटू में, इनटू में क्या लिखना है, इनटू में लिखना है cos 45, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2, ठीक है। माइनस में cos 60 की वैल्यू, देखो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इनटू में, फिर है साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, ये 1/√2, 1/√2, नीचे सेम है 2√2, तो 2√2 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर आता है √3 - 1, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैच खा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ये याद होगा ना, तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कई बार इसकी स्क्वायर देते हैं, अंट पंट कुछ भी इसको घुमाए रखते हैं, बस कुछ होता नहीं है इसमें दम, बाकी सिंपल सा सवाल होता है। वो ख़त्म हो गया कि आज का, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें, और मेरा मोटिवेशन करने की कोशिश करें। जैसे आप कुछ भी कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जाएं। और आपको कुछ क्वेरीज हैं, मैथ के क्वेश्चन पूछने हैं या मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं, तो आपके पास कॉन्टैक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपसे हो सके मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सभी को जवाब दूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।